Hello student, welcome to the sixth lecture of Mechanism of Organic Reactions Part 1. My name is राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज रेजोनेंस। ना अगर हम बात करें रेजोनेंस की तो हमको लगभग 3 से 4 लेक्चर्स रेजोनेंस पे लगने वाले हैं। उसके बाद आप कोई भी कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको उसमें पूछा गया है स्टेबिलिटी कंपेयर करने का, तभी भी आप सॉल्व कर सकते हो। रेजोनेंस एनर्जी के ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ना दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन ऑफलाइन लेक्चर्स कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब स्टूडेंट्स को ड्रॉ करने दिए जाते हैं तो स्टार्टिंग में वो बहुत ही गड़बड़ करते हैं, तो इट नीड्स प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप रेजोनेंस पढ़ रहे हो तो जो स्ट्रक्चर्स मैं बोर्ड पे बनाऊंगा आप भी रफ पेपर के ऊपर उसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिएगा, तभी ये आपको समझ में आएगा। आपने देखा होगा जब मम्मी रोटी बनाती है, ठीक है ना, जस्ट गिविंग अलग से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब मम्मी रोटी बनाती है तो आप देखते हो तो अच्छे से एकदम गोल बनती है, राइट। तो अपने को लगता है यार बहुत इजी है, ठीक है। वैसे ही जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोर्ड पे बनाऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेंगे, बट जब आप खुद ट्राई करते हो रोटी बनाने के लिए तो भले कभी ऑस्ट्रेलिया बनता है, कभी श्रीलंका बनता है, कभी इंडिया बनता है। तो स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट यही है, रेजोनेंस अगर आपको अच्छे से समझना है तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट नीड्स टाइम एंड पेशेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रेजोनेंस में आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा, कंसेप्चुअली बहुत आसान कर दूंगा। खाली आपको थोड़ा एक रिक्वेस्ट यह है कि आपको घर पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट्स रेजोनेंस के कंसेप्ट्स को डिटेल में समझने के लिए, एकदम अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। बट 2 मिनट के लिए रिवाइज करता हूँ। अगर दो एटम्स के बीच में एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड आर वीक, तो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट खुद अकेले कभी नहीं कर सकता, वो हमेशा सिग्मा के साथ होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई होता है। तो अगर कोई कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब उसने सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाए, तो उसके अंदर तो पाई बॉन्ड है ही नहीं। अगर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक डबल बॉन्ड है मतलब उसमें एक पाई बॉन्ड है। अगर कार्बन ने दो पाई बॉन्ड बनाए या फिर दो डबल बॉन्ड बनाए, दो डबल बॉन्ड, तो दो डबल बॉन्ड बनाया मतलब वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें दो क्या होंगे बच्चों, पाई बॉन्ड होंगे और दो सिग्मा बॉन्ड होंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट sp कार्बन, मतलब कार्बन ने अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो एक साइड में सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरे साइड में भी सिग्मा, और दो उसमें क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन था। अभी हम रेजोनेंस स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ लोकलाइज्ड बॉन्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। अभी ये क्या है सर, तो अच्छे से सुनना, सब कुछ समझ में आएगा। कंसेप्ट ऑफ लोकलाइज्ड and delocalized bond, concept of localized and delocalized bond। अभी ये क्या है सर, इसका मीनिंग क्या है जरा देखते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब होता है जो फिक्स्ड है, जो मूव नहीं कर सकता। हम लोग बोलते हैं वी आर लोकलाइट्स ऑफ, से फॉर एग्जांपल बोरीवली, विरार, व्हाटएवर वी से, तो हम लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो मतलब यू आर चेंजिंग योर लोकेशन, सो यू आर डीलोकलाइज्ड। सो डीलोकलाइज मतलब जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, लोकलाइज का मतलब होता है वहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं लोकलाइज बॉन्ड, बराबर है, लोकलाइज बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो एटम्स के बीच में होंगे, मतलब वो मूव नहीं कर सकते। सर नहीं समझ में आ रहा है, सो विल टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ से फॉर एग्जांपल इफ आई हैव प्रोपीन, आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, ये है प्रोपीन, करेक्ट। अगर मैं प्रोपीन की बात करूं तो यहाँ पे तो सब सिग्मा बॉन्ड ही है। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये वाला कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। अभी ये जो पाई बॉन्ड है वो किन किन कार्बन एटम्स के बीच में है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के बीच में। ध्यान से देखना, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में। सो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, क्या वो मूव कर सकता है, कहीं पे जा सकता है? सर ऐसे जा सकता है, ऐसे तो जा ही नहीं सकता। एक सबसे बड़ी बात बता दूं, sp3 हाइब्रिडाइज अगर कार्बन दिख जाए तो वो तो कभी भी बेटा इलेक्ट्रॉन्स को लेगा नहीं या फिर देगा भी नहीं। अगर मैं बात करूं आपके इस कंपाउंड की, तो ये रहा देखो प्रोपीन। ये कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने यहाँ पे CH3 दिख रहा है, ये है आपका CH, और ये रहा आपका CH2। तो ये वाला आपको दिख रहा होगा पाई बॉन्ड, ठीक है ना। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देख लो आप, ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है,
क्या ये वाला बॉन्ड कहीं पे मूव होके इधर आ सकता है, ऐसे जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज ये वाला जो कार्बन है बाजू वाला, ये वाला, इसके पास में कोई ऑर्बिटल है ही नहीं इसके पैरेलल में जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सके। तो कैन वी से दैट ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहीं पे रहेंगे कि मूव करेंगे? सर यहीं पे रहेंगे, किधर जा नहीं सकते। सर तो फिर हमको एक ऐसा एग्जांपल हो जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। सो बच्चों इसका भी एग्जांपल आएगा, डोंट वरी। पहले आप ये मॉडल को देखो, क्या इसमें ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या कहीं पे मूव कर सकते हैं? समझो ये अगर इसके साथ रिश्ता तोड़ के आ भी जाना चाहे तो क्या इसके साथ कुछ है इसके साथ बनाने के लिए? कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड, वो इसी जगह पे फिक्स्ड है कि चेंज हो सकता है, अपना लोकेशन चेंज कर सकता है क्या? नहीं। सो ऐसे वाले बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे क्या? लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। ठीक है ना? ये पाई बॉन्ड जो है वो कौन से टाइप का है? लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है। इट इज अ लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड? its electrons can or cannot move, इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन पाई बॉन्ड ओनली, व्हाई आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है। ठीक है ना, वो मूव कर सकता है, ब्रेक करके अपन मूव कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीलोकलाइज्ड? इसमें मूवमेंट पॉसिबल है। तो बच्चों अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग बेंजीन का। सबको बेंजीन तो पता ही होगा, यस। ये है आपका बेंजीन। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा टीचर्स बेंजीन बनाते हैं, जिधर डबल बॉन्ड डालना है डाल देते हैं वो लोग। इधर एक डबल बॉन्ड डाला तो एक बॉन्ड छोड़ के ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल होगा, बराबर। आपने अगर देखा हो बेंजीन का, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, देख लो आप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ध्यान से देख लो। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। आप देखोगे तो ये सब पाई बॉन्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये देखो, ये व्हाइट और ये ब्लैक मिलके क्या बना रहे हैं? प्लेन बना रहे हैं। और ये जो ग्रीन कलर के पाइप्स दिख रहे हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो कैन वी से दैट यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड तो सर इधर भी था। इस पाई बॉन्ड में और इस पाई बॉन्ड में जमीन आसमान का फर्क है। सर क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहूं तो इस पाई बॉन्ड को यहां से यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं। इस पाई बॉन्ड को मैं यहां से यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? शिफ्ट कर सकता हूं, ऐसे। सर कैसे, जरा बताओ, मॉडल में बताओ, वो भी बताता हूं। तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कैन वी से दैट हम लोग इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या फिक्स करके रख रहे हैं कि मूव करने दे रहे हैं? हम नहीं करने दे रहे, वो अपने आप हो रहा है। सो क्या यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है? ये जो पाई बॉन्ड पहले यहाँ था अभी वो यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला जो पाई बॉन्ड यहाँ था वो अभी यहाँ आ गया, एंड थर्ड वाला जो है वो इधर मूव होके यहाँ पे आ गया। इज इट क्लियर? तो कैन वी से दैट बेंजीन हैज हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स? बेंजीन हैज टू स्ट्रक्चर्स। दोनों में से राइट कौन सा है? दोनों राइट है। हमने तो देखा है टीचर्स दोनों बना देते हैं, कभी ये बनाते हैं, कभी मूव किया तो ये बना देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये पहला स्ट्रक्चर था। अभी मैं क्या करने वाला हूं, आप ध्यान से देखना। मैं इस बॉन्ड को कैसे शिफ्ट कर रहा हूं? ये देखो, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो रहा है। कैसे? ये देखना, मैं क्या करने वाला हूं, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दूंगा। ये देखो, ये पाई बॉन्ड जो है इसको यहां से मैंने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अगर मैंने पाई बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली पड़ गया। ये वाला बॉन्ड यहां से टूट के मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। देखो, ऊपर शिफ्ट हो गया। अभी अगर ये ऊपर शिफ्ट हो गया तो इसके पीछे वाले को भी मैं अपन ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये पाई बॉन्ड जो था पहले कहाँ था? ये वाला बॉन्ड पहले यहाँ था, अभी ये यहाँ आ गया। देखो, अभी ये वाला जो है वो खाली हो गया। अभी ये क्या करेगा? इसको शिफ्ट करेगा इस साइड में। तो अगर ये शिफ्ट कर रहा है तो ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? नीचे, ऐसे। ठीक है, और ये वाला भी इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो कैन वी से दैट अभी ये वाला बच गया, ये वाला खाली है, वो ये आएगा यहाँ पे, बराबर। और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो भी यहाँ पे हो जाएगा। तो कैन वी से दैट
ये बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, बी स्ट्रक्चर या ए वाला स्ट्रक्चर, बी वाला। तो कहना है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन वो एक ही जगह पे फिक्स्ड है कि चेंज हो रहे हैं अपने लोकेशन वाइज। सर ये तो अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो अगर ये अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं तो क्या मैं इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को, इन पाई बॉन्ड्स को या पाई इलेक्ट्रॉन्स को लोकलाइज इलेक्ट्रॉन बोलूंगा कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स? सर ये तो लोकलाइज नहीं है, दे कैन मूव, सो कैन आई से दीज आर नथिंग बट डैश delocalized dash pi bond, delocalized pi bond, that means they can or cannot move, its electrons can dash move, बराबर है, its electrons can move। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ, मैंने बेंजीन के लिए कितने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए? सर बेंजीन के लिए 2 स्ट्रक्चर्स आपने ड्रॉ किया, तो आप बताओ बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर कौन सा है फिर, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? सर बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला भी नहीं है और सेकेंड वाला भी नहीं है, बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर होगा इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का मतलब क्या, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड हो सकता है, ऐसे पाई बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहने से मतलब पाई बॉन्ड कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इस वजह से बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, ठीक है ना। सो मिक्सचर ऑफ दीज टू, कैन आई से दिस स्ट्रक्चर इज द मिक्सचर ऑफ बोथ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश, ए एंड बी। इसमें आपको ए की भी झलक दिखेगी, बी की भी झलक दिखेगी। सो ये है आपका डैश स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रियल स्ट्रक्चर ऑफ डैश बेंजीन, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में रेजोनेंस हाइब्रिड। नाउ एज द नेम सजेस्ट, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ दीज टू, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ व्हाट, रियल स्ट्रक्चर और रियल डायग्राम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये दोनों कंपाउंड्स जो है इनको हम लोग बोलते हैं ए एंड बी आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको हम लोग आरएस बोलते हैं, रेजोनेटिंग structures, or they are also known as canonical structures। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, canonical structures, and they are dash structures, they are just imaginary, they are hypothetical, they are hypothetical structures। So can you tell me what is a real structure? Real structure is resonance hybrid and the imaginary structure is what, resonating structure। तो मुझे अगर कोई पूछ ले कि बताओ क्या ये पूरा ये रियल बेंजीन है, नहीं। क्या ये रियल बेंजीन है, नहीं। इन दोनों का जो मिक्सचर है दैट इज द रियल बेंजीन। सो रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और मिक्सचर ऑफ ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, एंड ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर व्हाट, हाइपोथेटिकल। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, लोकलाइज्ड बॉन्ड या डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या सिग्मा होने चाहिए, सिग्मा नहीं पाई, क्यों, बिकॉज पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग, तो वो तो मूव करेगा नहीं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो अगर आपको डिफाइन करना है रेजोनेंस को, सो रेजोनेंस इज डिफाइंड एज द delocalization of dash electrons, pi electrons is called resonance, is called as what, resonance। So what is resonance, students, with me say it once time, what is resonance? It is the delocalization of pi electrons in the compound is known as what, resonance, ठीक है। और it is the phenomenon by virtue of which we can draw more than one structures for the same compound। एक कंपाउंड के लिए आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। मिक्सचर ऑफ ऑल, रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। It is a mixture of all the resonating structures and it is also known as the real structure, whereas the resonating structures are the imaginary or hypothetical structures. They cannot define all the properties of the given compound. So resonance is basically what, it is applicable for a localized bond or a delocalized bond, students। It is applicable for a delocalized bond, और उसमें भी किसका मूवमेंट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का।
तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इसमें है जरूरी, हाँ या ना, दिस इज नोन एज व्हाट, रेजोनेंस। अगर मैं इसी को बेंजीन को आपके सामने डायग्रामेटिकली शो करूं, ठीक है, ध्यान देना, ऑर्बिटल व्यू लेते हैं। कौन सा व्यू? ऑर्बिटल व्यू। अगर हम ऑर्बिटल व्यू लेते हैं बेंजीन का तो हमको और ज्यादा डिटेल में कंसेप्ट समझेगा, देखना जरा। अगर हम ऑर्बिटल व्यू लेते हैं तो हमने पहले पढ़ा था कि प्लेन को जो है पाई बॉन्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। आइसोमेरिज्म में भी बहुत बार यूज किया हमने। पाई बॉन्ड जो होता है वो प्लेन को हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका पी ऑर्बिटल है, बराबर। ये कौन सा ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स? पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कभी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला दिख रहा है सबको, इसको अगर मैं ऐसे रख दूं, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसा है ना, अभी इसको हॉरिजॉन्टल रख दो, तो ये वाला यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल। तो डायग्राम में कैसे दिखेगा बच्चों बताओ? यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे, ये दोनों जुड़े हुए हैं अभी, फिर ये दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं, देख लो, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये है आपका कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। दिस इज योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1। बट अगर मैं मूव करूं तो क्या होगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी कन्वर्ट हो सकता है, तो दोनों में इंटर कन्वर्टिबल, इसके लिए डबल हेडेड एरो आएगा। अभी अगर मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा उस स्ट्रक्चर में? देखो ध्यान से, बराबर है। तो अभी आप बताओ, इसके अंदर भी तो पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे को क्या होने चाहिए? पैरेलल है, देखो ये सब एक दूसरे को क्या है? पैरेलल। अभी अगर मुझे बताओ डीलोकलाइजेशन है तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड आएगा। अभी ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा बॉन्ड, और ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। सो दिस इज इफ अ स्ट्रक्चर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए, देन दिस विल बी कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी। तो ए और बी बना दिया, देन व्हाट विल द रेजोनेंस हाइब्रिड लुक लाइक? वो कैसे दिखेगा वो देखते हैं। अगर हम बात करें रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टूडेंट्स, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों का मिक्सचर दिखाना पड़ेगा हमको, और दोनों का मिक्सचर किस तरीके का दिखेगा देखना। ये पैरेलल पी ऑर्बिटल्स है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइजेशन से बनता है, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड नहीं बनता है। तो कहने से ये ऊपर वाले जितने भी पी ऑर्बिटल्स है वो सब मिलके डीलोकलाइजेशन दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक रिंग ऊपर बन रहा है, आप देख सकते हो एक रिंग बन रहा है ऊपर, ठीक है ना। बेंजीन रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का रिंग बन रहा है, वैसे ही एक रिंग नीचे भी बन रहा होगा, ठीक है ना। यूज डिफरेंट कलर्स। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपको पढ़ने का मन करे। ये देखो इस तरीके से। तो कितने रिंग्स हो गए बच्चों? 2 रिंग्स। एक रिंग कहाँ होगा इलेक्ट्रॉन्स का? रिंग के बेंजीन के ऊपर, कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर, ये सब मिलके एक रिंग बनाएंगे ऊपर ऐसा, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं, और नीचे भी तो एक रिंग बनेगा। सो वी हैव द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द रिंग। सो दिस इज नथिंग बट डैश क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नीचे भी क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट above and below the ring, above and below the ring. So therefore benzene is known as electron rich or electron deficient, electron rich. तो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रिंग दिख रहा है आपको, ठीक है ना। इस वजह से बेंजीन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, एंड इसको हम लोग बोलते हैं रॉबिन्सन सर्कल। इस सर्कल का नाम क्या है? रॉबिन्सन सर्कल है। दिस सर्कल इज नोन एज रॉबिन्सन सर्कल, और ये किसने डिस्कवर किया था? इट वाज गिवन बाय केक्यूल, ठीक है ना। केक्यूल ने ये स्ट्रक्चर दिया था, एंड दिस रिंग इज और सर्कल इज नोन एज व्हाट? रॉबिन्सन सर्कल। सो बेसिकली हमने रेजोनेंस किस में पढ़ा? डीलोकलाइज्ड बॉन्ड में या लोकलाइज्ड बॉन्ड में? डीलोकलाइज्ड बॉन्ड में। अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछूं, ये कौन सा व्यू था बाय द वे? ऑर्बिटल व्यू। अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि बेंजीन के अंदर जो हम लोग ने बॉन्ड बनाए हैं, तो कार्बन कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है और कार्बन कार्बन आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। तो सबको पता होना चाहिए, अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ की, ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हमको याद होना चाहिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट। कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उसका वैल्यू होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। एंड कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका वैल्यू होता है
1.20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सब स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। इफ इट इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देन इट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट, डबल बॉन्ड इज 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट एंड ट्रिपल बॉन्ड इज 1.20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। जब बेंजीन में देखा गया तो ये जो बॉन्ड लेंथ था, ठीक है, वो आया था 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने जाऊं इस लेंथ के हिसाब से, स्टूडेंट ध्यान देना, इस लेंथ के हिसाब से अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो कैन वी से दैट यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड होगा उसका लेंथ बड़ा होना चाहिए और जो डबल बॉन्ड है उसका लेंथ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो कैन वी से दैट बेंजीन का जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए था। ये देखो, ये सिंगल बॉन्ड है बड़ा, डबल बॉन्ड है छोटा, फिर वापस से सिंगल बॉन्ड है बड़ा, यहाँ पे सिंगल है और फिर ये देखो डबल बॉन्ड है छोटा, फिर वापस से सिंगल बॉन्ड रहेगा बड़ा और यहाँ पे छोटा। इस तरीके से दिखना चाहिए बेंजीन, पर हम तो कभी ऐसे बेंजीन बनाते नहीं, ना आपके टीचर्स ने कभी बनाया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये कौन सा है, डबल बॉन्ड है, और ये कौन सा है, डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो अगर मैं लेंथ वाइज बात करूं तो ये वाला जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, बराबर है, और ये वाला जो लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट होना चाहिए। वैसे ये 1.34 1.54 1.34 1.54 होना चाहिए। और फिर जब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तब ये इसका उल्टा बन जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर अगर अपन बनाने जाए तो बताओ, पहले छोटा बॉन्ड, फिर बड़ा बॉन्ड, फिर वापस छोटा बॉन्ड, फिर यहाँ पे बड़ा बॉन्ड, फिर छोटा बॉन्ड, फिर वापस यहाँ पे बड़ा बॉन्ड, इस तरीके का दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्ट है। तो कैन वी से दैट ये वाला लेंथ कितना होना चाहिए, 1.54 क्या एंगस्ट्रॉम यूनिट और ये 1.34 क्या एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो जो बॉन्ड पहले 1.54 था अभी 1.34 होना चाहिए, और जो पहले 1.34 था 1.54 होना चाहिए। बट स्टूडेंट जब हमने डिटेल में स्टडी किया और स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगा, मेथड से जिससे बॉन्ड लेंथ भी मेजर कर रहे हैं, उससे पता चला कि वो तो 1.34 भी नहीं है और 1.54 भी नहीं है, वो तो कुछ अजीब है। कितना है, 1.39 है। सो 1.39 कैन वी से दैट बच्चों किसके किसके बीच में आ रहा है बताओ, 1.39 जो आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, 1.39 आएगा बच्चों इन दोनों के बीच में। मतलब ना तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है और ना ही प्योरली डबल बॉन्ड है, ना तो पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड की वैल्यू को मैच कर रहा है, ना ही पूरा का पूरा डबल बॉन्ड की वैल्यू को मैच कर रहा है, दोनों के बीच में है। तो इसका मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, सिंगल बॉन्ड का भी कैरेक्टर है, मतलब इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमको दिखना चाहिए 1.34 एंड 1.54, but in benzene all the bond lengths, all the carbon carbon bond lengths are dash, bond lengths are 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट, बराबर है 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट। मतलब इसके अंदर ना तो कोई सिंगल बॉन्ड है ना कोई प्रॉपर डबल बॉन्ड है, बट डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। सो इट हैज अ डैश कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो इट इज इन बिटवीन क्या, सिंगल एंड डबल, सो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सर ये कैरेक्टर को हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो रेजोनेंस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन व्हाई द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज नाइदर 1.34 nor 1.54, but it is in between 1.34 and 1.54, that is 1.39 for all the carbon carbon bond lengths। तो स्टूडेंट उसका रीजन एक ही हो सकता है कि उसमें इतना क्विक मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का कि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में और सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में इतना क्विकली कन्वर्ट होता है कि ना तो वो पूरा डबल बॉन्ड रह पाएगा और ना ही पूरा सिंगल बॉन्ड रह पाएगा। इस वजह से उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है और इसलिए बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल और डबल के बीच में है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस अभी हमने स्टार्ट किया है। रेजोनेंस के लिए आपने देखा होगा कि बाजू वाला सपोर्ट करना चाहिए। जब हम इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं तो अगर ये वाला बोले कि नहीं भाई एंट्री अलाउड ही नहीं है तो फिर तो गड़बड़ है बेटा, तो गड़बड़ है सर, तो फिर ऐसा क्या हम लोग ये साइड में जाएंगे,
ये वाला भी बोलते हैं कि एंट्री अलाउड ही नहीं है, तो फिर तो रेजोनेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो रेजोनेंस के लिए बाजू वाला हेल्प करना चाहिए। तो इसके लिए बेटा ये रेजोनेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जो पड़ोसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग रेजोनेंस को समझने के लिए आपको पड़ोसी एटम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पड़ोसी एटम के पास में पैरेलल p ऑर्बिटल होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन में दे रहा हूं तो रख तो सही। जैसे ये वाले की बात करें, अगर ये p ऑर्बिटल से ये देखो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है और अगर ये p ऑर्बिटल ऐसा सीधा ना होके अगर ऐसा होता तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जाते ही नहीं ना। फिर ये देखो अभी ऐसा सीधा है तो इलेक्ट्रॉन फटक से जंप करके जा सकता है, बट अगर ये ऐसा होता तो नहीं होता था, पॉसिबल ही नहीं होता था। ये तो बेटा ऐसा है कि अगर कोई इंसान दौड़ के जा रहा है, एकदम खुला रोड है तो मजा आ रहा है दौड़ने में। बट इमेजिन करो बीच में कहीं बड़ा सा छोटा सा ऐसा हिल बना दिया, छोटा सा पत्थर रख दिया, थोड़ा खड्डा कर दिया, तो उसको जाने में बहुत तकलीफ हो जाएगी, तो फिर मजा नहीं आएगा। वैसे सेम रेजोनेंस के लिए हमको पड़ोसी के ऊपर डिपेंड है। पड़ोसी अगर अपने को हेल्प कर रहा है तो रेजोनेंस होगा, पड़ोसी अगर अपने को हेल्प नहीं कर रहा है तो रेजोनेंस नहीं होगा। और उसी को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉन्जुगेशन, जो मैं नेक्स्ट बोर्ड पे समझाने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स एक बार इस बोर्ड को इरेज करने से पहले मैं आपको वापस से प्यार से एक चीजें समझा देता हूँ कि रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इफ आई डायरेक्टली स्टार्ट विद डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं समझेगा, इस वजह से पहले हमने लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड पढ़ा। लोकलाइज में अगर हम इसकी बात करें, कंपाउंड अवेलेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ये बोले कि मैं देना चाहता हूँ तुझे, तो बट इसके पास तो कोई है ही नहीं ऑर्बिटल, किस में इलेक्ट्रॉन लेगा? तो इसको तो फिर अपना हाइड्रोजन एटम हटाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और रेजोनेंस में कभी भी याद रखना एटम्स का पोजीशन चेंज नहीं होता है। आप देख सकते हो एटम्स का पोजीशन एज इट इज है, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन चेंज होगा। तो ये भाई साहब में रेजोनेंस का कोई सवाल नहीं है, बिकॉज इट हैज localized pi bond. But in case of benzene can be drawn in this way or this way, and दोनों का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मेरे साथ रिवाइज करिए, एंड इट इज अ रियल स्ट्रक्चर। Whereas these two structures which are drawn for benzene are known as resonating structures or canonical structures. These are hypothetical structures and इसका orbital view हमने बने, करेक्ट। जब हमने देखा इस सर्कल को तो इसका नाम तो रॉबिन्सन सर्कल था। बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखा तो बेंजीन का 1.39 है, जो कि प्योरली सिंगल भी नहीं है और डबल भी नहीं है। तब हमको पता चलेगा यार बेंजीन में तो रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब जो सिंगल बॉन्ड है वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो रहा है डबल में, और इतना फास्ट होता है कि वैल्यू जो है वो सिंगल और डबल के बीच में आता है। सो ये क्या रियल स्ट्रक्चर्स है हो सकते हैं बेंजीन के? नहीं, ये स्ट्रक्चर्स बेंजीन के है ही नहीं, बिकॉज बेंजीन में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स रेजोनेंस के लिए आपको कौन मदद करेगा? ये देखो इन दोनों, ये भी रेजोनेंस दिखाने के लिए रेडी है, पाई बॉन्ड तो है बेचारे के पास, लेकिन बाजू वाला सपोर्ट ही नहीं कर रहे, पड़ोसी है मदद नहीं कर रहा है। यहाँ पे पड़ोसी मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, फटाफट रेजोनेंस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी है। अभी कॉन्जुगेशन क्या है हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे, आप इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू। आई होप आप लोगों को रेजोनेंस का कांसेप्ट समझ जाए, ठीक है। रेजोनेंस के लिए पड़ोसी ने क्या करना चाहिए? मदद। तो रेजोनेंस अगर किसी कंपाउंड को शो करना है तो कंपाउंड में क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। सो टू शो रेजोनेंस द मॉलिक्यूल should have conjugation। उसके पास में क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन? बहुत सारे स्टूडेंट्स साइंस की लैंग्वेज से डर जाते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? आप क्या करो, उसको सिंपल वर्ड्स में समझ लो, फिर बाद में वर्ड यूज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कॉन्जुगेटिव एटम, जिसके अंदर कॉन्जुगेटिव मतलब बाजू वाला एटम should have parallel p orbital। अगर किसी को ये ना समझे तो कॉन्जुगेटिव एटम के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या फिर रेडिकल होना चाहिए। रेडिकल भी चलेगा, अनायन भी चलेगा, राइट? रेडिकल भी चलेगा, अनायन भी चलेगा। या फिर वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, सर ये भी नहीं समझा तो फिर मुझे गाँव जाना पड़ेगा। पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या रेडिकल होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए या वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, या फिर वो कार्बन sp2 होना चाहिए और sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इनमें से कुछ भी चलेगा।
जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल से समझाऊंगा तो और अच्छे से समझेगा। एग्जांपल, इस मॉलिक्यूल की बात करें CH3 CH2 CH2, सो ये कॉन्जुगेटेड है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पाई बॉन्ड की बात करूं तो इस पाई बॉन्ड के लिए ध्यान देना बच्चों, इतना प्यार से कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, हम लोग किसी को सिखाने लायक हो जाएंगे। मेरे पेट पे लात मत मारना बस, ठीक है ना सर, हम मजाक कर रहे हैं आप, ठीक है ना गरीब आदमी बेटा, चलो ध्यान देना। अगर ये पाई बॉन्ड है, इसके पड़ोसी के ऊपर अपने को ध्यान देने का, ठीक है। पड़ोसी को क्या देखोगे यहाँ पे, ये कौन है, CH3 है। तो CH3 बच्चों क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ? हाँ। क्या ये पॉजिटिव है? नहीं। क्या ये रेडिकल है? नहीं। क्या ये नेगेटिव है? नहीं। क्या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाते, बना चुका भी कुछ नहीं है इसके पास? sp2 है? नहीं। sp है? नहीं। तो इसका मतलब इट इज कौन सा वाला, कॉन्जुगेटेड है कि नॉन कॉन्जुगेटेड? दिस इज नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो अगर मॉलिक्यूल क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो उसका तो बेटा रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस की, बराबर, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, तो हम तो बेटा हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर रखेंगे, पाई बॉन्ड, बिकॉज हमको तो पाई बॉन्ड को ही घुमाना है, उसी को तो रेजोनेंस बोलते हैं। तो इस वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है। इसके पड़ोसी को देखो, इसके पड़ोसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, चलेगा, चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इज इज कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड? दिस इज कॉन्जुगेटेड। सर एक दो एग्जांपल और दे दो, खून पी लो मेरा बस। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये देखो, चलो ये वाला एग्जांपल देखते हैं, करेक्ट। अगर मैं बात करूं इस वाले की, रेडी, तो बताओ पाई बॉन्ड किधर है, ये पाई बॉन्ड है, ये वाला आपका पाई बॉन्ड वाला। ये पड़ोसी से तो कोई आस लगाओ ही मत, ये तो बोलता है मैं तो sp3 हूं, मेरे सामने देखना भी मत, बट यहाँ पे आपको रेडिकल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला कॉन्जुगेटेड हुआ कि नॉन कॉन्जुगेटेड? ये हो गया कॉन्जुगेटेड, तो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस होगा। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा कभी दिखेगा तो आप आराम से कर सकते हो, ये बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेता हूँ, फोर्थ एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, बराबर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, किसी एक पाई बॉन्ड को पकड़ो, सिर्फ और सिर्फ इसी को पकड़ो, ठीक है, पकड़ लिया इसको। तो आप बताओ इसके अंदर ये पाई बॉन्ड, इसके जस्ट बाजू वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? सर sp2 है, काम बन गया अपना, मतलब इसके अंदर रेजोनेंस होगा। तो ये कॉन्जुगेटेड है कि नॉन कॉन्जुगेटेड है? इट इज कॉन्जुगेटेड है, बराबर है, इट इज डैश कॉन्जुगेटेड। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिफ्थ एंड लास्ट एग्जांपल, सर अभी हमको समझ में आ गया, फिर भी मैं एग्जांपल लेता हूँ ताकि तुम लोग को मैं रॉन्ग साबित कर सकूं। सर ऐसे कैसे, ये देखो, इस कंपाउंड को देखो, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है सर, तो पाई बॉन्ड है तो हो गया खत्म। सर है ना पॉजिटिव चार्ज, मैंने क्या बोला था, पड़ोसी, कॉन्जुगेटिव एटम बोला था। तो क्या इसके बाजू वाले पे, ये तो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 है सर, तो चलेगा ना एक छोड़ के? नहीं चलेगा, दिस इज नॉन कॉन्जुगेटेड, ठीक है ना। ऐसे जम के इधर से उधर उड़ी मारेंगे क्या, नहीं ना। सो दिस इज कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड। पड़ोसी बोला है मैंने, पड़ोसी के पड़ोसी नहीं बोला है मैंने, समझ रहे, पड़ोसी बोला है ना, पड़ोसी ये हुआ, ये पड़ोसी का पड़ोसी है, वो उसका वो देखेगा, उसका तुम क्यों देख रहे हो ऐसा, तुम ये पड़ोसी तुम्हारा, ये पड़ोसी उधर, वो आप दूसरे पड़ोसी को देख रहे हो तुम लोग, क्या समझ रहे हैं सबको। चलो इतना सबको समझा। तो फॉर रेजोनेंस, फॉर टू शो रेजोनेंस द मॉलिक्यूल शुड हैव डैश कॉन्जुगेशन, एंड कॉन्जुगेशन का मैंने आपको अच्छे खासे एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, रेजोनेंस लिखने के लिए थोड़े रूल्स होते हैं, रेजोनेंस लिखने के थोड़े क्या होता है, रूल्स होते हैं। सो रूल्स टू राइट resonating structures और rules to draw rather resonating structures। resonating structures बनाने के लिए थोड़े से हमको क्या फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग रूल्स पढ़ेंगे और वो रूल्स के बाद हम लोग resonating structures को अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला रूल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। इमेजिन करो मेरे पास ये एग्जाम्पल है, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट।
तो व्हाट इज द टोटल चार्ज, व्हाट इज द टोटल चार्ज? सर इसके अंदर तो एक ही प्लस है बस, करेक्ट। अगर ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये देखो पड़ोसी के ऊपर प्लस है, चलेगा, काम बन गया अपना। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स कैसे बना रहे हो सर, ये आप लोग फिलहाल तो एग्जांपल्स के तौर पे रख लो, बाद में तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से सिखाने वाला हूँ कि कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल चार्ज कितना है, +1, बराबर है। बट अगर मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं जो पता नहीं मैंने कहाँ से लाया, एग्जाम में दे दिया मुझे ऐसा ऐसा, व्हाट है टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल चार्ज +3, तो याद रखना ये जो थर्ड वाला मैंने बनाया है वो एक रॉन्ग स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट क्या है, रूल नंबर 1, all the resonating structures should have same total charge, all resonating structures should have क्या, सेम टोटल चार्ज। टोटल चार्ज अगर सबका सेम नहीं आ रहा है मतलब तुमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, और वो ही है ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें से इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, थर्ड वाला, बिकॉज इसमें टोटल चार्ज जो आ रहा है कुछ अलग ही आ रहा है। टोटल चार्ज शुड बी व्हाट, सेम, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव टोटल सेम होना चाहिए, वरना आपका जो स्ट्रक्चर आपने बनाया वो गलत है। तो ये फर्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग इसका फोटो लो, फिर नेक्स्ट बोर्ड पे पूरा अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका फोटो ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड रूल। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड द नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम। सो इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं। ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड हैव सेम नंबर ऑफ bond pair electrons and odd number of electrons, they should have same number of what, bond pair and odd number of electrons। अभी जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास में, मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इस CH2 के ऊपर एक रेडिकल है। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आप जरा सोचना इसमें से वैलिड कौन सा और इनवैलिड कौन सा है। टेक योर ओन टाइम, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इधर ही हूँ। 1 2 3। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स की बच्चों, तो बॉन्ड पेयर मतलब कितने बॉन्ड्स है वही गिनना है और कुछ नहीं। CH2 में 2 बॉन्ड्स हो गए, नहीं समझ में आया तो आप ऐसे ओपन करके देख सकते हो, ऐसे, ठीक है ना। बोलो कितने बॉन्ड है, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 बॉन्ड पेयर है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है, सो 8 and 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो सेम इसको उल्टा ही किया और कुछ नहीं किया, तो ये भी 8 और 1 ही होगा। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी एक डॉट है, यहाँ पे भी एक डॉट है और यहाँ पे भी एक डॉट है, तो टोटल ऑड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3। सरासर गलत, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही बॉन्ड पेयर है। तो स्टूडेंट्स इसमें से गलत वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, थर्ड वाला। तो क्यों, क्योंकि रूल्स क्या बोल रहे हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो द थर्ड वन इज गोइंग टू बी वैलिड और इनवैलिड, दिस इज गोइंग टू बी इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाला आपका इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में गिना जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना बच्चों, रेजोनेंस के दौरान याद रखना इट इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, ठीक है ना। इफ यू वांट टू राइट, आई विल राइट इट हियर, नोट, रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, मतलब इंट्रा मतलब विद इन द सेम, खुद के अंदर ही होता है, ठीक है। बाहर से ना तो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना बाहर वाले को इलेक्ट्रॉन जाएंगे। रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन्स cannot be added or removed
कैन नॉट बी एडेड और रिमूव्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन को ना तो आप ऐड कर सकते हो ना ही रिमूव कर सकते हो प्रोसेस के दौरान। तो स्टूडेंट्स कितने रूल्स हो गए, 2 रूल्स हो गए। नंबर 1 कौन सा था कि सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, वो सेम होना चाहिए। तीसरा अगर हम बात करें तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन भी आया है। इन रेजोनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, in resonance the position of atom will not change. The position of atoms will not change. atoms का जो पोजीशन होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें ना बच्चों, जो हमने टॉटोमेरिज्म पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में, आइसोमेरिज्म, वो वाला क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स रेजोनेंस में डाल देते हैं। जैसे देखना, अगर आप ध्यान से देखो तो इस कंपाउंड को, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, बराबर है। एसिटाल्डिहाइड में हमने देखा था कि ये वाला जो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला जो है बॉन्ड, वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, देखा होगा आपने। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, यही होगा, इस तरीके का, बराबर है। तो ए इसका नाम दे दिया मैंने, बी मैंने नाम दे दिया इसका। तो क्या ए और बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? नहीं। आप देखोगे ध्यान से तो इसमें हाइड्रोजन का पोजीशन पहले किसके साथ जुड़ा था, कार्बन के साथ, अभी किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज चेंज हो रहा है। सो हियर पोजीशन ऑफ डैश एटम, हाइड्रोजन एटम इज चेंजिंग। अगर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम चेंज हो रहा है तो मैं इसको रेजोनेंस नहीं बोल सकता। सो ए एंड बी दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बट दे आर टॉटोमर्स। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। सो स्टूडेंट्स याद रखना, एटम्स का पोजीशन तो कभी चेंज ही नहीं होगा। रेजोनेंस में एटम्स के पोजीशन को तो आपको टच भी नहीं करना है, एटम्स को सेम जगह पे रखना। सिर्फ और सिर्फ या तो आप रेडिकल को मूव करो, नेगेटिव चार्ज को मूव करो, आप बाय इलेक्ट्रॉन्स को मूव करो, एटम्स को गलती से भी टच करना नहीं है, तो फिर वो रेजोनेंस नहीं कहलाया जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ एंड द लास्ट रूल, इन रेजोनेंस we cannot fill the electrons to the atom, electrons to atom over its limit, over its limit। अभी ये क्या है सर, over its limits का मतलब क्या, हर एक एटम का एक लिमिट होता है कि मैं इतना इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता हूँ। सबको पता है नाइट्रोजन मैक्स टू मैक्स कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 सर। नाइट्रोजन का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +5 आता है HNO3 में, बट नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड कितना बनाता है, 4 ही बनाता है। तो स्टूडेंट्स क्यों ऐसा, बिकॉज उसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो अगर आप कभी देख लो कि नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बनाए और आप बोलोगे ये तो रेजोनेंस है, तो ये सरासर गलत है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, अगर मेरे पास में ये बेंजीन है, करेक्ट, दिस इज नथिंग बट बेंजीन, इसके ऊपर अगर मैंने NH3+ लिख दिया, NH2 होता तो इसको एनिलीन बोलते हैं, बट अभी ये जो है वो एनिलीन नहीं है, इसका नाम है एनिलीनियम आयन। बहुत बार आगे चैप्टर्स में आएंगे ऑर्गेनिक के अंदर, इसलिए आपको बोला जाता है कि these 4 चैप्टर्स आर द फाउंडेशन चैप्टर्स ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी आप बच्चों क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो, आप देख रहे हो यार नाइट्रोजन बेचारा भूखा बैठा है, चलो ना इलेक्ट्रॉन दे देते इसको ऐसे। अगर आपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो आप बताओ, थोड़ा सा ये जो स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से समझाने वाला हूँ, डोंट वरी। बट आपको इतना तो कंफर्म पता चल गया कि इस कार्बन के ऊपर बेचारे के पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे कि नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए, नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने हो गए, गिनो, 1 3 H तो थे ही, बराबर, और 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल 2 बॉन्ड और आ गए। तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 electrons। We can say it is forming how many bonds, 5 bonds। Not possible, this is not possible। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम जो है, नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड कितना बना सकता है,
मैक्सिमम कोवैलेंसी बोलते हैं उसको, मैक्सिमम कोवैलेंसी इज ओनली 4। तो आपने तो इसको 10 इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो 2 4 6 8 10, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, सो 2 4 6 8 10, 10 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये तो बेटा इसके साथ क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तो ये गलत है कि सही है, गलत है। सो दिस इज वैलिड और इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, इसकी जगह पे अगर फास्फोरस होता, जैसे कि सर फॉस्फिनियम आयन, यहाँ पे बेंजीन नहीं ऐसे, और इसके ऊपर PH3 होता, PH3 प्लस, फास्फोरस के नीचे, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है फास्फोरस, इसके केस में पॉसिबल होता। क्यों? क्योंकि इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो अगर मैं बात करूं इसके केस में, तो यहाँ पे प्लस, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, PH3, ये वाला वैलिड है, दिस इज वैलिड। क्यों? दिस इज वैलिड, वैलिड क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज फास्फोरस हैज डैश ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल, जबकि नाइट्रोजन के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, बिकॉज वो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, डी ऑर्बिटल थर्ड पीरियड से स्टार्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स ये वाला वैलिड है, ये वाला वैलिड नहीं है। तो फ्यूचर में जब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और मैं आपको बोलूंगा कि बताओ इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे क्या, नहीं, तो नहीं मिल सकते। तो मुझे तो इस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं होगा, बट इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा। सर नहीं समझो, या तो मैं गाँव से है या फिर आप लोग गाँव से है, बुरा तो नहीं मान रहे ना, नहीं तो और चिढ़ाऊंगा। आप बताओ ये जो ग्रुप है, इसके अंदर इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो सकता है क्या, नहीं। बट कहना से ये आपका कौन है, फरहान वाला है, तो कहना से ये ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ माइनस आई इफेक्ट देगा आपको, हाँ, तो माइनस आई इफेक्ट देगा, बट इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, बट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स दीज आर द 4 रूल्स। फर्स्ट रूल तो सबको पता चल गया, टोटल चार्ज सेम होना चाहिए। सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल में पढ़ा कि हम लोग के नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड ऑड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, एंड रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस में आप इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते हो। आप बाहर से इलेक्ट्रॉन लाके बोलोगे ले लो थोड़ा, नॉट पॉसिबल। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा हमने, कि आप एटम्स के पोजीशन को नहीं चेंज कर सकते, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव सीन मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस। लास्ट एंड फाइनल क्या है, रेजोनेंस में वी कैन नॉट फिल द इलेक्ट्रॉन टू द एटम ओवर इट्स लिमिट, लिमिट से ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, उससे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन, रेजोनेंस लिखने के रूल्स पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर रेजोनेंस के अलग अलग जो तरीके हैं, जैसे रेजोनेंस में जो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन होते हैं, टोटल 6 टाइप्स के कॉन्जुगेशन होते हैं। कितना टाइप के कॉन्जुगेशन, 6, जैसे मैंने बोला पॉजिटिव, रेडिकल, नेगेटिव, वेकेंट ऑर्बिटल है, या फिर sp2 है, sp, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही देखने जाए तो 5 तो ऐसे ही हो गए, तो और भी टोटल आपको 6 टाइप के कॉन्जुगेशंस पढ़ने हैं, और सबको हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जिंदगी में आपको रेजोनेंस में डाउट आ ही नहीं सकता है, एंड देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेजोनेंस एनर्जी आल्सो। सो स्टूडेंट, दिस इज द बेस्ट ऑफ रेजोनेंस introduction from my side. We will meet in the next lecture with the detailed discussion about the types of conjugation. इस लेक्चर के एंड में कोई पीडीएफ आपको नहीं दिया गया है, रेजोनेंस खत्म होने के बाद हम लोग पीडीएफ डिस्कस करेंगे। So we will meet in the next lecture. Till then, thank you students.